एवरीवन, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जरा से भी एक्टिव हो तो ये बात आप सभी को जरूर पता होगी कि इस साल सीबीएसई ने मैथमेटिक्स का जो बोर्ड एग्जाम पेपर सेट किया वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगा। इस तरीके की न्यूज, इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के मीम्स सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आपने भी जरूर देखे होंगे उन मीम्स को, उन वीडियोस को देखकर आपने स्क्रॉल कर दिया होगा और आप भूल गए होंगे। बट इमेजिन करो क्या बीत रही होगी बेटा उस बच्चे पे जिसके साथ ये हुआ है। जस्ट इमेजिन, क्लास 10th, लाइफ की पहली बोर्ड क्लास, लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम, वो भी मैथमेटिक्स का, जिसके लिए बच्चे ने तैयारी करी होगी, जिसके लिए उसने मेहनत करी होगी, और जब पेपर में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ और वो घर लौट के आया होगा और जब उसके मम्मी पापा ने पूछा होगा कि बेटा पेपर कैसा हुआ, कितनी हैवी फीलिंग होगी बेटा, कितना मेंटली ड्रेन्ड फील कर रहा होगा बेटा वो, उसको एक फीलिंग आ रही होगी कि यार मैंने डिसअपॉइंट कर दिया अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। बुरा लगता है बेटा, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चे तो अब है ना जैसे तैसे करके बेटा ये बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। बट एज अ टीचर मैं क्या कर सकती हूँ, एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो और बहुत ही जल्द क्लास 10th में आने वाले हो या फिर क्लास 10th में आ चुके हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो बेटा, ये पहली बार ही नहीं हुआ है। हर साल सीबीएसई अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव लाती है, चेंजेस लाती है, चाहे वो क्लास 10th का पेपर हो चाहे क्लास 12th का पेपर हो। कुछ ना कुछ बेटा ऐसा हो ही जाता है कि कभी मैथ्स का पेपर टफ आ गया, कभी फिजिक्स का पेपर टफ आ गया। तो ये चीज बेटा आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपके सीनियर्स के साथ ये चीज हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है। भाई मैं डराने नहीं आई हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैम तो हमें डरा रही है, नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रही हूं, मैं आपको तैयार कर रही हूं उस जर्नी के लिए जो बहुत ही जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। याद करो वो दिन जब तुम क्लास 8 से क्लास 9th में आए थे। लाइफ यूज्ड टू बी गुड एट दैट टाइम, है ना? कितनी आसान लाइफ थी। साइंस की वो एक किताब होती थी जिसमें बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते थे। मैम स्कूल में 20-25 क्वेश्चन करा देती थी, वही 20-25 क्वेश्चन से पेपर आ जाता था और बढ़िया एकदम लाइफ चल रही थी। याद करो बेटा जब तुम क्लास 8 से क्लास 9th में आए तुमने कितना मेजर शिफ्ट देखा है अपनी पढ़ाई में। याद करो साइंस में, याद करो बेटा तुमने फिजिक्स में, तुमने न्यूमेरिकल्स में, कितने सारे बच्चे हैं मैं जानती हूँ जिन्होंने स्ट्रगल किया। बट धीरे 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 हम बढ़ते गए, चलते गए, है ना। बहुत सारे बेटा अप्स एंड डाउन्स आए आपकी क्लास 9th की जर्नी में। ये मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। मैंने तो कितने सारे बच्चे देखे बेटा जो बिल्कुल आखिरी के 1-2 महीने में क्या है आके जागे हैं और उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो बहुत लेट हो गया, अब मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। यस बेटा, आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स। फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने में भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो अब आप सोचो बेटा क्या हाल होगा आप लोगों का अगर आप क्लास 10th में यही एटीट्यूड रखोगे। हर कोई आता है, हर कोई आता है बेटा, ये टॉपर है, वो टॉपर है, इसने ये करा, उसने वो करा। बट व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सच स्टूडेंट्स जो क्लास 9th को ही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। सोचो बेटा एक बारी, आप क्लास 10th में एंटर कर रहे हो, आपकी लाइफ की पहली बोर्ड क्लास है। क्या आप सेम एटीट्यूड के साथ नए एकेडमिक ईयर में नई क्लास में जाना चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो जिस तरीके से आपने क्लास 9th के अंत में स्ट्रगल किया, क्या आप क्लास 10th में भी ऐसा ही करना चाहते हो? नहीं ना। तो कुछ बातें आज मैं आपसे करूंगी बेटा, एंड प्लीज मेक श्योर आपको ये करना है कि आप इन सभी पॉइंटर्स को क्लास 10th की जर्नी में स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हुए चलें, सो दैट आप भी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर जाएं। और आप भी बेटा अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप भी बहुत आराम से 90-95% मार्क्स ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम से मार्क्स लाना कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं होती। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमें कुछ बेसिक चीजें ही नहीं पता। ठीक है बेटा, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, तुम्हारी समृद्धि मैम तुम लोगों के साथ हैं। ठीक है, और ये वीडियो भी बेटा मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हम एक नया साल शुरू करते हैं ना बेटा, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा होती है, एक मोटिवेशन होता है ना, एक एनर्जी होती है कि हाँ यार अब हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, टीचर्स को फॉलो करेंगे। तो भाई मैं तो टाइम टू टाइम तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ ही, बट तुम्हें भी क्या करना है बेटा, खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा क्लास 10th की, मैं आपको एक बात बताती हूँ।
क्लास 10th और क्लास 9th को अगर हम कंपेयर करें ना, क्लास 10th इजी है एज कंपेयर टू क्लास 9th। जिस तरीके के चैप्टर्स आपने क्लास 9th की साइंस में पढ़े बेटा, उससे इजी चैप्टर्स आपको क्लास 10th की साइंस में देखने को मिलेंगे। बायो जो है थोड़ी ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाती है, बट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की बेटा, तो वो आपको इजी लगेगी। न्यूमेरिकल वाले तो सिर्फ केवल 2 ही चैप्टर्स हैं, मोटे मोटे 4 ही मैं आपको बता देती हूं। देयर आर 5 चैप्टर्स इन बायो, देयर आर 4 चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड देयर आर 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं बेटा आगे मैं आती रहूंगी, आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। बहुत जनरल चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं। जब आप क्लास 10th की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस, नॉट जस्ट साइंस, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे सोशल साइंस है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है बेटा। आप 1-2 दिन का समय लेना, बैठना आराम से, अपनी किताबों के इंडेक्स को देखना, पढ़ना, समझना कि यार इस साल मुझे किस तरीके के चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस साल मुझे क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये पर्टिकुलर चैप्टर की, इस पर्टिकुलर यूनिट की वेटेज क्या है। और हमें ये वेटेज इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जो हाई वेटेज वाले यूनिट्स या चैप्टर्स होते हैं हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है ना, ध्यान तो भाई हर चीज को अच्छे से करना है, बट ये दिमाग हमारे पहले ही बेटा क्या हो जाना चाहिए, वायर्ड हो जाना चाहिए इस तरीके से कि भाई मेरा सिलेबस ये है और मैं इस तरीके से क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा और मेरे को इस पर्टिकुलर मंथ तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बेटा हर स्कूल में मैं देखती हूँ लगभग यही नवंबर दिसंबर वाला टाइम होता है जब प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अक्टूबर तक आपको क्या करना है, अपना सारा सिलेबस खत्म करना है। क्योंकि मैंने देखा है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में वही बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ला पाते हैं जो टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है बेटा वो इसी बात की चल रही है कि भाई सवाल इस तरीके के आ गए। भाई सवाल अगर अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद क्या होगा बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा। और सवाल आप तभी कर सकते हो बेटा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, अब जब बात आ जाती है कॉन्सेप्ट्स की तो मैम कौन सी किताब पढ़ें, भाई एनसीईआरटी। बट मैम आजकल तो देखो कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, कहते हैं इस वाली किताब में से क्वेश्चन आ गया, उस वाली किताब में से क्वेश्चन आ गया। बट बेटा सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है ये तो आप एनसीईआरटी से ही सीखोगे ना। आपको कोई भी किताब पढ़नी है भाई वो बात की बात है, बट सबसे पहले आपको जो किताब पढ़नी है वो है एनसीईआरटी। स्टार्ट विद एनसीईआरटी, कंप्लीट योर एनसीईआरटी एंड व्हेन योर एनसीईआरटी इज डन देन यू कैन मूव टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए आप कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं तो आपको क्लास में ही बहुत सारे सवाल करा दूंगी, क्वेश्चन करा दूंगी, तो उसका तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है बेटा, वो है सेल्फ नोट्स। अब यहाँ पर बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज की वैल्यू को समझते ही नहीं है। बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट इधर ऑन टीचर्स के भाई टीचर्स क्या जो पढ़ाएंगे उसके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे या फिर क्लास में किसी बच्चे के नोट्स की फोटोकॉपी करा लेंगे। बेटा ये गलती आपको क्लास 10th में नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो और पढ़ते टाइम है ना, या उसको रिवाइज करते टाइम उसके जब नोट्स बनाते हो बेटा, चीजों को हाथ से लिखते हो ना, तो वो चीज बेटर तरीके से आपके दिमाग में बैठती है। ये चीज प्रूवन है। तो नोट्स आपको बनाने हैं, अपने हाथ से आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यही नोट्स होंगे बेटा जो आपको आखिरी के दिनों में बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे इन रिवीजन। उस टाइम आप पूरे एनसीईआरटी के पन्ने नहीं पलट सकते, समझ रहे हो बेटा। तो यार आपको एनसीईआरटी फोकस्ड रहना है, आपको साथ साथ ही क्या करने हैं बेटा, नोट्स अपने बनाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब बेटा यहां पर जो सारा खेल है वो है कंसिस्टेंसी का, क्योंकि आज आप मेरी बातें सुन के मोटिवेट हो जाओगे, है ना, आप चले जाओगे मेरे चैनल पे, है ना, आप देख लोगे बेटा जाके कोई अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं काम करता हूँ, मैं ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, मैं वो वाली वीडियो देख लेता हूँ, आपको बहुत सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे बेटा, है ना, अच्छी बात है। बट आस्क योरसेल्फ भाई ये कितने दिन का जोश है, ये कितने दिन का मोटिवेशन है, ठीक है ना। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आप कॉन्फिडेंट तरीके से क्या करो बेटा, इस साल की शुरुआत करो, बट कंसिस्टेंट भी रहना है। ये नहीं है ना कि आज इतना मोटिवेशन और आज कुछ भी नहीं। तो आपको थ्रू आउट द ईयर क्या रहना है बेटा, कंसिस्टेंट रहना है। और ये आप कैसे कर सकते हो, देखो यार मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। आपके स्कूल में यूटी एग्जाम्स होते हैं, पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं, वो पता है क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि बीच बीच में बच्चों के टेस्ट कराते रहो, सो दैट वो पढ़ाई करेंगे, इस बहाने वो किताब उठाएंगे।
अगर आपको ये बोल दिया जाएगा ना कि हाँ साल के आखिरी में पेपर होंगे, तो बेटा आप आखिर तक कुछ नहीं पढ़ोगे। तो यार मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने स्कूल में होने वाले पीरियोडिक टेस्ट या जो यूटी होते हैं उनको सीरियसली लिया करो। बहुत सारे लोगों को ना ये बोल दिया जाता है, अरे यार स्कूल के एग्जाम की क्यों टेंशन ले रहे हो, बोर्ड एग्जाम मैटर करते हैं। बट बेटा अगर आप वो छोटे छोटे क्लास टेस्ट को, है ना, या बैच में होने वाले टेस्ट को, है ना, पीरियोडिक टेस्ट को, इनको आप सीरियसली लोगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स, इन सब चीजों को आप सीरियसली लोगे ना, तो बेटा आप देखोगे खुद ब खुद आपका सिलेबस कंसिस्टेंटली क्या होता जाएगा, पूरा साल कवर होता जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना है और थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहना। और जैसे कि मैंने कहा बेटा, सेट टारगेट फॉर योरसेल्फ, अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म करो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है बेटा, कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो आ जाता है बेटा टाइम मैनेजमेंट। यार मैंने कितने सारे बच्चे देखे हैं पूरा साल कुछ नहीं करते और फिर आखिरी के टाइम पे प्री बोर्ड्स भी आ गए, नोटबुक कंप्लीट नहीं है, प्रोजेक्ट पूरा नहीं है ना, इधर से प्रैक्टिकल फाइल पूरी नहीं है। अब जब बच्चे का एक्चुअल पढ़ने का टाइम आया ना, तो बच्चा ऐसी चीजों में व्यस्त हो गया है जो पहले टाइम रहते हो सकती थी। भाई मैं भी स्टूडेंट रही हूँ बेटा, एंड आई नो स्कूल में बहुत काम मिलता है, क्लास वर्क, होमवर्क, है ना, प्रैक्टिकल फाइल का काम, हॉलीडे होमवर्क, है ना, एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है, उसमें भी इतना सारा काम मिल जाता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, आप इससे नहीं भाग सकते। भाई स्टूडेंट लाइफ होती ही ऐसी है। अब आपको बेटा ये कोशिश करनी है कि रिटर्न वर्क जो होता है यार, स्कूल की किताब में, स्कूल का जब पीरियड चल रहा है, कोई है ना एक्स्ट्रा पीरियड चल रहा है, अरेंजमेंट पीरियड चल रहा है बेटा, तभी बातें शातें करते करते अपना निपटाओ यार। रिटर्न वर्क आपके सरदर्दी नहीं बनना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के टाइम पे तुम अपनी नोटबुकें पूरे कर रहे हो, तुम अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे अपनी प्रैक्टिकल फाइल पूरे कर रहे हो। बेटा ये मैंने खुद होते हुए देखा है। आई वॉज टीचिंग इन स्कूल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स, पूछा उनसे कि भाई प्री बोर्ड में मार्क्स क्यों नहीं आए थे अच्छे, तो दे सेड मैम प्रैक्टिकल फाइल पूरी नहीं थी, तो वही पूरा करते रह गए। नो एक्सक्यूजेस, टाइमली सारा काम आपका खत्म होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी बेटा, टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है, भाई तुम बाहर भी जाओ, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई तभी कर पाओगे जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। आई नो, और मेंटल हेल्थ के लिए बेटा बाहर निकलना, दोस्तों से बातें करना जरूरी है। बट आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन क्या है और जरूरत क्या है। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगी भाई, जो यूजलेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो यूजलेस ऑनलाइन गेम्स हैं, प्लीज उनको कट डाउन करिए, उनको रिड्यूस करिए अपना, है ना, जो भी आपको लगता है कि यार ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सब चीजों को आप एलिमिनेट करिए इस साल। यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है बेटा, चलो उसके अलावा बेटा जैसे जैसे आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता जाए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, आप उसको रेगुलर रिवाइज करिए। रेगुलर रिवाइज का मतलब ये कि भाई आपने जो नोट्स बनाए होंगे, है ना, 15-20 दिन में एक बार पन्ने को पलट के पीछे चले जाओ अपने रजिस्टर में और देखो यार इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था मैंने। क्योंकि ये हमारी आदत होती है, हम पढ़ते हैं आगे का और पीछे का भूलते जाते हैं, बहुत नेचुरल सी चीज है। और आप इसको तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप चीजों को क्या करोगे, रेगुलरली रिवाइज करोगे। तो रेगुलर रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा रिवाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपने नोट्स में से क्या कर ली, आपने थ्योरी कर ली। और रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप क्वेश्चंस करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। याद आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई पन्ने पलटोगे और दोबारा वो चीज रिकॉल होगी, रिवाइज होगी। इट इज गेम ऑफ रिविजन एट द एंड। ठीक है, उसके अलावा बेटा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यार हर साल सीबीएसई अपना कुछ ना कुछ पैटर्न में बदलाव लाता है। तो बेटा आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बोर्ड सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है बेटा, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, बच्चों को सब चीजें समझ आ जाती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग दे फेल सो मिजरेबली। बहुत ही डर के मारे पता नहीं वो क्या करते हैं, आंसर्स को ढंग से लिख ही नहीं पाते। तो बेटा व्हेन आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज आई विल बी टीचिंग यू कि भाई आंसर्स कैसे लिखने हैं, है ना। साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, बेटा हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। इवन साइंस में भी बेटा बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। तो भाई मैं सिखाऊंगी तुमको, ठीक है, मैं सिखाऊंगी तुमको भाई। बहुत ही जल्द आप सभी बच्चों के लिए, है ना, बहुत जल्द नहीं, ऑलमोस्ट आ चुका है, आप सभी बच्चों के लिए उड़ान 2027 बैच आ चुका है।
क्या बोर्ड्स में 90-95% मार्क्स लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है बेटा। आप जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो क्लास 9th में बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थे, क्लास 10th में आके बेटा उन्होंने उड़ान 2027 या फिर हमारे जो भी अलग अलग बैचेस थे बेटा उनमें उन्होंने एनरोल किया। ठीक है, देखो बेटा सारा कंटेंट तुम्हें कहीं ना कहीं फ्री मिल ही जाता है यूट्यूब पे, बट बात आ जाती है ये कि एक रेगुलर कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन नहीं हो पाती, नोट्स नहीं मिल पाते या टेस्ट नहीं होते या डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, तो उस केस में बेटा बच्चे क्या करते हैं, बैच में एनरोल करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि भाई तुम बैच खरीद लो या ये कर लो, मैं बस ये बोल रही हूँ जस्ट थिंक अबाउट इट। क्लास 10th की जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो वो क्या कह रहे हैं, आपके विचार क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके साथ डिस्कस करो, बड़े भैया दीदी के साथ डिस्कस करो। अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है इस वीडियो का, है ना, वहां पे कमेंट करो, मुझे बताओ, है ना, किस चीज से डर लग रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस करी तुमने क्लास 9th में और तुम्हें लग रहा है यार ये प्रॉब्लम 10th में भी आ सकती है, तो मुझे बताओ, है ना, हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बेटा। बट डरने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से होगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। जो गलतियां हमने क्लास 9th में करी वो गलतियां हमें क्लास 10th में नहीं करनी है। और सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने टाइम रहते पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी। ठीक है, तो बस ये गलती हमें क्लास 10th में नहीं करनी है। कुछ ये चीज़ें हैं जिनको हम क्या करेंगे बेटा, पूरे साल फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बाकी समृद्धि मैम तो है यार, टाइम टू टाइम आती रहेंगी, आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती रहेंगी, आपको मोटिवेट करती रहेंगी। तो मेरा हाथ थाम लो भाई, मेरा हाथ पकड़ लो, साथ में करते हैं बेटा स्टार्ट इस क्लास 10th की जर्नी को। मिलते हैं बहुत ही जल्द बैच में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।